चलो लेट्स स्टार्ट। लिख लो भाई हेडिंग, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत सिंपल चैप्टर है और मेजॉरिटी इसका पार्ट जो है वो सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसलिए ये चैप्टर हार्डली 2 से 3 क्लासेस में खत्म भी हो जाएगा। करें? चलो डन, लेट्स स्टार्ट। यार देखो, सबसे पहले तो तुम्हें इस चैप्टर में थोड़ी सी 10th क्लास की चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी। 10th क्लास में भी तुमने कुछ ना कुछ मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, तो इधर भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना है। भाई हम थोड़ा सा चीजें रिकॉल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंपेयर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन से चार्ज से स्टार्ट होती थी और कौन से चार्ज पे टर्मिनेट होती थी? भाई क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया? एक मिनट रुको प्लीज, देखते हैं क्या इशू है। तो यार मैं बोल रहा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे टर्मिनेट होती है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती थी, पे टर्मिनेट। सर आपकी तो वॉइस लैग कर रही है। सर वॉइस लैग सा सिमिलर वही करना है सर आपकी वॉइस भैया याद। सर नॉर्थ पोल से। यार मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेट करके चल रहे हैं। सिंस हम रिलेट करके चल रहे हैं, तो मैंने आपसे ये पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन से चार्ज से स्टार्ट होती है और कौन से चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है। तो अब हम पॉजिटिव चार्ज को किसकी तरह ट्रीट करके चलेंगे? अब हम पॉजिटिव चार्ज को एज अ नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करके चलेंगे। और सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जगह हम उसको ट्रीट करके चलेंगे एज साउथ पोल। तो भैया रिपीट, पॉजिटिव चार्ज को ट्रीट करना है एज नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव चार्ज को ट्रीट करना है एज साउथ पोल। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल से स्टार्ट होगी और कौन से पोल पे टर्मिनेट होगी? नॉर्थ टू साउथ। भाई वेरी गुड। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि यार मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी में कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। टर्मिनेट्स लेकिन वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद रखना, हमेशा एक क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। भाई आई रिपीट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप्स में एग्जिस्ट करती है? नो सर। भाई याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप्स में एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंटिन्यूअस कर्व्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस कर्व्स। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की खासियत क्या है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और इसी का एक रीजन आप ये भी दे सकते हो कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कोई वर्क डन नहीं कर सकती। याद है ये चीज मैंने पढ़ाई थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कोई वर्क नहीं करती। वो पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करा सकती, वो सिर्फ पार्टिकल की क्या चेंज कराती है? डायरेक्शन। भाई वेरी गुड, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कराती है।
तो इधर जो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर आप दो पार्ट्स में कहोगे। कैसे दो पार्ट्स में कहोगे भाई, समझो कि सपोज ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि एक बार मैग्नेट, ये मैंने ड्रॉ कर दी एक बार मैग्नेट। भाई इनका सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही हैंग कर रहा है। ये ड्रॉ हुई बार मैग्नेट। हमें पता है बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। लेकिन सिंस ये एक क्लोज लूप में होनी चाहिए, तो इनसाइड द मैग्नेट इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी भाई, इनसाइड द मैग्नेट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। चेक करो क्या ये चीज समझ में आई है, ये रिपीट करनी है। Done, sir. Done. भाई सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है, शायद से सही से नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो वैसे तो हमेशा हम यही कहेंगे कि इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लेकिन याद रखना ये आउटसाइड द मैग्नेट होता है। अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की बात करूं तो इनसाइड द मैग्नेट उसको क्लोज लूप बनना है पूरा। तो क्लोज लूप बनाने के लिए तो भैया इनसाइड द मैग्नेट हमेशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ही होगी। So, ठीक है, एक सेकेंड। आप इसको नोट डाउन करो और मेरे को 1 मिनट दो यार। आज क्लास इतने वो हो गए। यार ऐसा करते हैं, जितना थोड़ा थोड़ा करा जाता है उतना आज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सिस्टम हैंग हो रहा है। इससे तो मैं टाइप भी नहीं, मतलब वो भी नहीं कर पा रहा, लिख भी नहीं पा रहा सही से। कोशिश करते हैं जितना पढ़ा जाए उतना हम पढ़ लेते हैं। आकाश okay. कैमरा तो मैं कब का ऑन करके ही बैठा हूँ, ऑन नहीं हो रहा है, वो यही तो दिक्कत है। मेरे को लग रहा है इस लैपटॉप में ही कुछ फॉल्ट है, इसलिए इतना हैंग भी हो रहा है और कैमरा वगैरह कुछ नहीं चल रहा है इसका। चलो भैया, सबने ये पॉइंट लिख लिया। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। Yes, sir. चलो डन। भाई बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे हैं हम, ये तो बिल्कुल ही। जी हाँ तनिषा मैडम, मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो चुका है, मैं मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।
यार प्लीज एक काम करो, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। भी अभी कोई जो होस्ट बनेगा वो मेरे को फिर से होस्ट बना देना, मैं लीव करके फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। Yes, sir. क्या पता है उसको फिर से करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलो आकाश, तुम्हें बना रहा हूँ होस्ट। चलो भाई रिपीट, आपसे ही चल रहा है। हाँ तो भाई फटाफट क्विक रिकॉल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैंने बोला था भैया इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट होगी साउथ पोल टू नॉर्थ। तो यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। भाई जल्दी बढ़ू सेकंड पॉइंट पे। यस सर। सेकंड पॉइंट बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही, कि भैया हमारी फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा क्लोज होगी, मतलब वहां पे उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रोंगर होगी। और जहां पे फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा होगा, वहां पे हमारी फील्ड लाइंस वीक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, तो हमें पता है कि जहां पे गई गैप ज्यादा है, वहां पे हमारी फील्ड लाइंस वीक होगी। कुछ इस तरीके से मैंने सपोज ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है इस वाले पॉइंट्स पे गैप कम है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस हमारी कैसी होगी, स्ट्रोंगर। और जहां पे गैप ज्यादा है वहां पे फील्ड लाइंस हमारी कैसी होगी, वीक होगी। और अगर मैं फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइंस बना रहा हूं, तो फिर ये फील्ड लाइन कैसी होगी, यूनिफॉर्म। ठीक है। भाई वेरी गुड। अगर हमारे पास पैरेलल फील्ड लाइंस आ रही हैं तो ये फील्ड लाइंस हो जाएगी हमारे पास यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म की खासियत क्या होती है, कि हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू, हर पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ और फोर्स सेम होगा। तो अगर मैं पॉइंट ए पे फोर्स पूछूं या पॉइंट बी पे फोर्स पूछूं, दोनों पे फोर्स सेम होगा। शिवानी आपका डाउट क्लियर करता हूं। मैंने कहा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप्स में एग्जिस्ट नहीं करती, कंटिन्यूअस कर्व्स में होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सिंस मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हमेशा नेट वर्क डन जीरो आएगा। और नेट वर्क डन जीरो आने का मतलब क्या है, कि यार देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज करा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकता। शिवानी क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. डन। ये जैसे सबके ये दोनों पॉइंट्स हो जाएं बता दो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। डन सर। डन, चलो बढ़िया। Done, sir. डन, वेरी गुड। यार थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो 10th क्लास में भी आपसे पूछा जाता है, कि भैया दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा क्यों। टू फील्ड लाइंस, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, याद रखना, चाहे ग्रेविटेशन फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मेरे को बताओ इसका रीजन व्हाई। भैया क्या हो गया इतना सन्नाटा, किसी को नहीं पता? सिर्फ इंटरसेक्शन के पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनती है। भाई वेरी गुड, इसका रीजन ये होगा कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, भाई सुनो एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिखोगे। अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे को उस मैग्नेटिक फील्ड पे ये अलग अलग पॉइंट्स गिवन, तो अगर मैं इन अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये टेंजेंट हमेशा किसकी डायरेक्शन देते हैं, ये टेंजेंट हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन देते हैं, कि मेरा कोई भी पार्टिकल इस नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आई रिपीट, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन एट ईच पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। भाई रिपीट,
tangent drawn at each point on the magnetic field lines gives the direction of net force. तो अगर दो फील्ड लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे? भाई इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे हमारे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, मतलब एक ही पार्टिकल पे दो नेट फोर्स लग रहे हैं। तो मतलब मेरा पार्टिकल दो डायरेक्शन में एक साथ मूव करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या सबको एक्सप्लेनेशन क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. बढ़िया। तो एक बार बस मेरे को ये बता दो कि अब किस किस की वजह से फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म बन रही है, किस किस की वजह से फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म बन रही है। पिछले चैप्टर का रिकॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया, इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, इनफाइनाइट वायर ले लो। मेरे को बताओ इसकी वजह से फील्ड यूनिफॉर्म बनती है या नॉन यूनिफॉर्म? तो भैया स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, जहां पे ए ये डिस्टेंस है। तो यार एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करे, कोई भी फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करे, तो याद रखना ये फील्ड हमेशा फिर कैसी होती है? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म होती है। सिमिलरली अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, रिंग, तो भाई रिंग की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर पॉइंट पे, भाई रिंग की वजह से सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाय 2a। तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी कहलाएगी मेरी? नॉन Non-uniform. यूनिफॉर्म। अगर मैं Sir जी, एक्सियल पॉइंट non-uniform. पे पूछूं तो एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2। यार अभी भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो याद रखना एक रिंग की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? नॉन यूनिफॉर्म ही बनेगी। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या रिपीट करूं? Done, sir. क्लियर है। लेकिन अगर अब मैं बात कर रहा हूं एक सोलोनॉइड की, भाई ध्यान दो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था। अगर मैं बात करूं एक सोलोनॉइड की, तो सोलोनॉइड का ये हो गया डायग्राम। सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? भाई हमें पता है सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लाइंस के फॉर्म में बनती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू सोलोनॉइड? Mu not NI. भाई वेरी गुड, म्यू नॉट एन आई। इस पूरे फॉर्मूले में डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं आ रहा, तो हमें पता चल गया कि सोलोनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने आपको ये लिखवाया भी था, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये फील्ड कैसी कहलाएगी मेरी? Sir, uniform. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। गुड, ये लो कंप्लीट करो यहां तक। ये तो आप सिर्फ 10th क्लास का रिकॉल किया है, अब चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है हमारे लिए, अब उसकी बात करेंगे। ये तो सब अभी सिर्फ 10th क्लास का रिकॉल हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस चैप्टर की? भैया हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट 90% सेम है। सारे फॉर्मूले सब कुछ सेम रिपीट होगा, 90% सेम। जैसे सबका नोट डाउन हो जाए बता देना, फिर कंटिन्यू करते हैं। Done, sir. Done. Next slide. नेक्स्ट स्लाइड। यस Yes, गायत्री, sir. रिपीट कर देता हूं कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसका रीजन क्या है? टेंजेंट ड्रॉन एट ईच पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस। यहां लिख देता हूं उसका एक्सप्लेनेशन प्रीवियस स्लाइड का। भैया टेंजेंट ड्रॉन एट ईच पॉइंट on the magnetic field lines, on the magnetic field lines gives the direction of net magnetic force, gives the direction of
नेट मैग्नेटिक फोर्स। गायत्री अब क्लियर है? गुड। भाई थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। Done, sir. डन, चलो लेट्स कंटिन्यू। लिखो हेडिंग। अब जहां से हमारा 12th क्लास का पोर्शन स्टार्ट है, मेन चीज स्टार्ट है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। भाई फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम्स लॉ से इक्वेट करके चलो। मैं यहाँ पे डिफरेंस कॉलम ड्रॉ करके चल रहा हूँ। भैया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को हमने क्लब करके लिख दिया था, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ रहा था। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हमें क्या लिखना था, एक कांस्टेंट लिखना था, और इधर कांस्टेंट हमारे पास क्या था, के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इधर भी हमारे पास सेम वही चीज है मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी, कि भैया ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। इन पोल की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। भाई आई रिपीट, इन पोल्स की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो जो ये पोल की स्ट्रेंथ है इसको हम डिनोट करते हैं क्यू एम से। तो ये हो जाएगा क्यू एम वन और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू एम टू। और इन दोनों पोल्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मतलब लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इस लेंथ ऑफ द मैग्नेट को मैं कंसीडर कर रहा हूं आर। चेक करके बताओ, पहले यहां तक समझ में आया? Yes, sir. डन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद है रखना इसमें, कि यार जनरली हमारे पास जो मैग्नेट होती है ना, जनरली दोनों की पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैग्नेट की दोनों पोल्स हमेशा सेम होंगे। भाई मैग्नेट के दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। रिपीट, भाई जनरली हमने 10th क्लास तक यही पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई एक बार मैग्नेट है तो जितनी स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल की है उतनी ही स्ट्रेंथ साउथ पोल की भी होगी। ऐसा जनरली होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। याद रखना, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या लिखी है, क्यू एम वन, और यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी लिखी है मैंने, क्यू एम टू। अब याद रखो कि ये स्ट्रेंथ कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। भैया याद रखना, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वैसे वैसे जो ये स्ट्रेंथ होती है, याद रखना ये स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साउथ पोल को हीट करने लग जाऊं तो भैया साउथ पोल का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट थोड़ी सी वायलेंट हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर वायलेंट होती है तो उस केस में वो मैग्नेटिक पोल अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लग जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो इनके बीच में फोर्स आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। भैया फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, Q1 की जगह QM1, Q2 की जगह QM2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इधर मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इधर कांस्टेंट K था, ऐसे ही इधर कांस्टेंट होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। और आपको हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ ही रखा था, बायोट सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷. भाई वेरी गुड, 10⁻⁻⁷। नोट डाउन करो इसे, और कोई डाउट है तो पूछो। ओके डन, वेरी गुड यार। सृजल टेस्ट चार्ज की बात नहीं हो रही है इधर। टेस्ट चार्ज की स्ट्रेंथ बहुत स्मॉल होती है। इधर मैं टेस्ट चार्ज की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। और याद रखना ये रूल, मतलब ये फिक्स नहीं है कि QM1 QM2 हमेशा इक्वल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। Sir, done. डन, चलो भाई बहुत अच्छा।
तो यार सबसे पहले इसी पे एक क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ स्टेप्स लिख के देख छोड़ देना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चेक करो एक मिनट। आ जाओ भैया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा कि हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, एक बार मैग्नेट ये हो गई, और ऐसे ही हमारे पास है दूसरी मैग्नेट, ये दो मैग्नेट, यहाँ पे है मैग्नेट का साउथ पोल, यहाँ पे है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहाँ पे इस दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ पे दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल। गायत्री, जिस पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस पार्ट की स्ट्रेंथ कम होगी, तो जैसे मैंने हीट किया था साउथ पोल को, तो सिर्फ साउथ पोल अपनी स्ट्रेंथ लूज करेगा, नॉर्थ पोल एज इट इज रहेगा। रजविका, यस ये कह सकते हो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूएम, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन क्या होता है वो अभी आगे आगे धीरे धीरे इस चैप्टर में पता चलेगा। चलो भैया रिपीट। तो मैं कह रहा था ये हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, S1 N1 N2 S2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, कैलकुलेशन में आपको होमवर्क में दूंगा, मैं इसमें आपको स्टेप समझा रहा हूँ। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ये दोनों मैग्नेट्स की लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि सारे पोल्स की स्ट्रेंथ सेम है, सारे पोल की स्ट्रेंथ सेम है, दैट इज 80 एम्पेयर मीटर। अच्छा हाँ, आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, भाई पीछे लिख लेना, इधर चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्स, लेकिन इधर पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट होता है एम्पेयर इनटू मीटर, ये चीज प्लीज याद रखना, पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट होता है एम्पेयर इनटू मीटर्स। तो भैया क्वेश्चन ने कहा कि सारे पोल्स की स्ट्रेंथ सेम है, N1 N2 S1 S2 सबकी स्ट्रेंथ सेम है 80 एम्पियर्स मीटर, मैग्नेट की लेंथ 15 15 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है भैया फाइंड दी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, फाइंड दी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। पहले चेक करके बता दो सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो डन। समझो क्या स्टेप करोगे यार, अगर आप देखो मेरे दो पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और ऐसे ही कुछ पोल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, अलग अलग कैलकुलेट करोगे। आप कैलकुलेट करोगे कि भैया कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं जो अट्रैक्टिव आ रहे हैं, तो मेरे को बताओ कौन कौन से दो पोल्स अट्रैक्ट करेंगे? Sir, S1 and N2. भैया एक हो जाएगा S1 N2, इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लेना, इसको नाम दे दो F1, और एक दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स होगा N1 S2 के लिए, इसके फोर्स का नाम दे दो F2, ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव होंगे। तो आप क्या करोगे, इन दोनों फोर्स को ऐड कर दोगे, तो आपके पास F नेट अट्रैक्टिव निकल जाएगा। यहां तक का स्टेप चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे F रिपल्सिव, तो भाई मेरे को बताओ कौन से दो फोर्स रिपल्सिव फोर्स आ रहे हैं? N1 and Sir, N1, N2, S1. एक आएगा S1 S2, वेरी गुड, उसको नाम दे दो F3, एक आएगा N1 N2, इसको नाम दे दो F4। तो आप क्या करोगे, फिर से इन दोनों को ऐड कर देना, ताकि आपके पास F नेट रिपल्सिव आ जाए। अब मुझे सोच के बताओ, फाइनल ये मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? फाइनल रिपेल। ये मैग्नेट रिपेल करेगी, क्योंकि इनके नॉर्थ पोल क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के नियर बाय आ रहे हैं, फेसिंग आ रहे हैं, तो भैया नॉर्थ पोल तो रिपेल ही करेंगे। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या लिखूंगा भैया, रिपल्सिव फोर्स बड़ा होगा, तो एफ नेट रिपल्सिव माइनस एफ नेट अट्रैक्टिव। एफ नेट रिपल्सिव कितना था, F3 प्लस F4 माइनस F1 प्लस F2,
इसको सॉल्व कर लेना, आपको नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दी मैग्नेट्स मिल जाएगा। ये मैंने स्टेप लिख दिए हैं, वैल्यूज आप अपने आप कैलकुलेट करोगे। जैसे एक वैल्यू लिख के दे देता हूं, F1। F1 किसके बीच में कैलकुलेट किया मैंने? S1 और N2 के बीच में। तो S1 और N2 के बीच में K चार्ज, मतलब दोनों की पोल स्ट्रेंथ 80-80 है। मेरे को बताओ S1 N2 के बीच में डिस्टेंस कितना है? S1 और N2 के बीच में 25. Sir, 25. 25। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, मैंने गलती से K लिख दिया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर। ऐसे ही F1 F2 F3 F4 सबकी वैल्यू निकाल के सॉल्व करो। तो आप स्टेप्स लिख लो, कैलकुलेशन इज फॉर होमवर्क। yes, sir. गुड यार। Yes, sir. शिफाली कौन से पार्ट से रिपीट करना है? गुड। शिफाली एक बार बता दो कौन से पार्ट से रिपीट करना है? शिफाली लास्ट में F1। शिफाली F1 मैंने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया है इस S1 और N2 के बीच में, क्योंकि देखो ना S1 N2 के लिए मैंने F1 लिखा था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है भैया? फोर्स का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई, वो लिख दिया मैंने। QM1 QM2, दोनों की पोल की स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम है, इसलिए 80 और 80 SI यूनिट में ही गिवन था, तो कुछ कन्वर्ट नहीं किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बस देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है और कुछ नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है S1 और N2 के बीच में? भाई S1 और N2 के बीच में डिस्टेंस ये हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 15 + 10 25 सेंटीमीटर। लेकिन वो सेंटीमीटर में गिवन था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और इसका स्क्वायर कर। ऐसे ही F2 F3 और F4 की वैल्यू निकालना, सॉल्व करके आंसर लिख देना, जो भी आए आपका फाइनल। चलो अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। ओके डन शिवाली, गुड। आ जाओ भैया नेक्स्ट हेडिंग पे। बहुत अच्छी हेडिंग है, बहुत सिंपल है, सब कुछ रिपीट होगा। लिखो हेडिंग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल। भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज की। भाई क्या मैं एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करना पॉसिबल है या नहीं? No, sir. भाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करना पॉसिबल है, तो इसको हम कहते हैं मोनोपोल। तो यार याद रखना, इलेक्ट्रिक मोनोपोल पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक मोनोपोल पॉसिबल है, मतलब एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज या एक सिंगल नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैग्नेट हमेशा एज अ डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर मैं एक मैग्नेट ले रहा हूं, तो भैया इसके हमेशा ही दो पोल्स होंगे ही होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आप इस मैग्नेट को ऐसे टुकड़ों में तोड़ दो, तो भी ये अपने पोल्स बना लेंगे। जैसे अगर मैं मैग्नेट को ऐसे 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, तो पहले हिस्से में अपने आप यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे अपने आप नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरीके से अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो मैग्नेट हमेशा और हमेशा किसकी तरह एग्जिस्ट करती है? डाइपोल की तरह ही एग्जिस्ट करती है। अब मैंने आपको कहा था कि भैया बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके चलो, मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हुआ करती थी, और क्या Negative. फॉर्मूला हुआ करता था इसका? Negative to positive. भाई वेरी गुड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हुआ करता था Q Q इनटू into डिस्टेंस 2. बिटवीन दी चार्जेस। और डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस हम कितना लेते थे? 2a 2. लेते थे। और इसकी डायरेक्शन होती थी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज।
तो भैया सेम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल m वेक्टर से, और इसका फॉर्मूला सेम होगा QM इंटू 2a, जहां पे 2a याद रखना किसके बीच का डिस्टेंस है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है। भैया मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज साउथ पोल की तरह ट्रीट होगा और पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम South. साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। North Pole. अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखवाया था, तो यहाँ साइड में लिख लेना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था निया, क्या याद आया? Yes, sir. ये वाला फॉर्मूला तब यूज करोगे जब मेरे पास किसी क्लोज लूप के अंदर करंट होगा, करंट कैरिंग वायर, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। यहां लिख रहा हूं मैं, करंट कैरिंग वायर वो कोई क्लोज लूप में होगी और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, करंट कैरिंग वायर। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक पोल्स के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड करूं, मतलब बार मैग्नेट के लिए, तो याद रखना बार मैग्नेट के लिए आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, QM इंटू 2a। बाकी दोनों के लिए डायरेक्शन का रूल सेम अप्लाई होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। प्रतिभा निब्बा तो टॉर्क का फॉर्मूला था, निब्बा टॉर्क का फॉर्मूला था, और निया था डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। Yes, sir. गुड। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस साल ही नीट पे क्वेश्चन आया था, तो क्या वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करें? Yes, sir. चलो यस चलो, सर। बढ़िया। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक करना। मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के एक सिमिलैरिटी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, दो क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। भाई पहला क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा कि यार ये मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मेरे पास कोई दूसरी मैग्नेट है, दो मैग्नेट्स लिए हैं, दोनों मैग्नेट का क्वेश्चन कह रहा है डाइपोल मूवमेंट सेम है, इस मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट m और इस मैग्नेट का भी डाइपोल मूवमेंट m, और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो आप मेरे को बताओ नेट डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? ऑप्शंस, m के बराबर, सेकेंड ऑप्शन √2m के बराबर, थर्ड ऑप्शन √3m के बराबर, फोर्थ ऑप्शन भैया ये हो जाएगा हमारे पास m/2 के बराबर। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये मेरे पास एक मैग्नेट, ये मेरे पास दूसरी मैग्नेट, दोनों मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट अभी भी सेम है m m, इनके बीच का एंगल अभी भी सेम है 60 डिग्री। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, लेकिन अब की बार यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल गिवन है। आपको अभी भी यही बताना है कि व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ऑप्शन सेम, m √2m, c √3m, और लास्ट m/2। चलो भाई, आकाश किसका आंसर बता रहे हो ये भी बताना, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? ओके गुड। ठीक है हर्षिका, चेक करते हैं। भाई अगर आपको क्वेश्चन फाइंड करने में दिक्कत हो रही हो ना, तो आप एक काम और कर सकते हो, आपके लिए इतना और आसान बना देता हूँ कि भैया ऐसा करो, नीचे ले लो दोनों साउथ पोल और ऊपर ले लो दोनों नॉर्थ पोल। इसको साउथ मानो, इसको साउथ मानो, इसको नॉर्थ मानो, इसको नॉर्थ मानो। ऐसे इधर ठीक कर लो, इसको ले लो साउथ, इसको ले लो नॉर्थ, इसको ले लो नॉर्थ, इसको ले लो साउथ।
चलो लेट्स डिस्कस। भैया सब आंसर्स गलत दे जा रहे हैं, एक आधे को छोड़ के सबके आंसर्स गलत आ रहे हैं। शिवानी गुड। आकाश आपके दोनों आंसर सही है। भाई सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए देखो, फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्रॉ करूं, तो भैया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये तो हो गया मेरा पहला मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चेक करो, साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल, फर्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। दूसरा डाइपोल मूवमेंट अगेन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एम और एम, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है भैया, ये टेल टू टेल ज्वाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो ये तो मैंने आपको पता नहीं कितनी हजारों बार बताया हुआ है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तो भैया फिर रिजल्टेंट कितना आता है? नो रिप्लाई, रिस्पॉन्ड करो भैया। जब भी दो वेक्टर सेम होंगे और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, हमारे पास रिजल्टेंट √3 टाइम्स आता है। √3 टाइम्स का मतलब हो गया ये √3m। तो हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया भैया? फर्स्ट पार्ट के लिए ऑप्शन है सी, √3m। कंप्लीट करो, फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है तो पूछो। भाई सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए एक डाइपोल मूवमेंट तो राइट में आ रहा है, फर्स्ट डाइपोल मूवमेंट ये तो आ रहा है राइट में, लेकिन दूसरी वाली मैग्नेट के लिए नॉर्थ, मतलब साउथ टू नॉर्थ, भैया ये तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो दूसरा डाइपोल मूवमेंट आ रहा है ऐसे नीचे की तरफ। लेकिन क्या अब ये टेल टू टेल ज्वाइन है? भैया ये sir. टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, लेकिन एंगल तो सिर्फ तभी कंसिडर करेंगे जब टेल टू टेल ज्वाइन हो। एंगल सिर्फ तब कंसीडर होगा जब टेल टू टेल ज्वाइन हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी वेक्टर का एक पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा, इसको एक्सटेंड कर दूंगा आगे। ये मैंने इसी का पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एक्सटेंड कर दिया भैया, इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये बन गया मेरे पास एम वेक्टर। मेरे पास दो वेक्टर्स आ गए, एक ए वेक्टर आ गया, एक बी वेक्टर आ गया। लेकिन अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भैया? ये वाला एंगल कंसीडर होगा, और ये वाला एंगल अब कितना हो जाएगा? 120। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में, सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 होता है तो वैल्यू कितनी आती है? सिंगल टाइम, वन टाइम। तो इधर कितना आंसर हो जाएगा? एम के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है एम के बराबर? ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ए के बराबर। ये लो पूरा आंसर नोट डाउन करो, और कोई डाउट है तो पूछो। ये लो प्रीवियस स्लाइड। भाई जैसे सबका कंप्लीट हो जाए बता दो। ये लो नेक्स्ट स्लाइड। डन, चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। अब देखो फिर से वही कंपैरिजन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ क्या क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको वही बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बिल्कुल सेम चलेगा। तो आ जाओ सबसे पहले यहाँ पे। भाई मेरे को बताओ, डाइपोल की वजह से
डाइपोल की वजह से किसी एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी? भाई अगर आपको याद हो, डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी 2 kp बाय एक्स क्यूब, और और इस अंदर आर क्यूब या एक्स क्यूब, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नेट डाइपोल मोमेंट था उन दोनों की डायरेक्शन सेम आती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करी थी तो आती है के पी बाय एक्स क्यूब, और इस वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों बिल्कुल एंटी पैरेलल 180 डिग्री के लिए आते हैं। तो इधर भी सेम वही चीज आपको करनी है कि यार डाइपोल की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक मैग्नेट ली, यहाँ पे हो गया इसका नॉर्थ पोल, यहाँ पे हो गया साउथ पोल, और इसी की लाइन पे यहाँ पे पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पॉइंट पी पे मैं एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल रखूंगा, टेस्ट पोल। सिंगल पॉसिबल नहीं है लेकिन हमने अज्यूम कर लिया टेस्ट पोल। तो भैया नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर B1, साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी लेफ्ट में। इन दोनों में से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी? B1। भाई B2 बड़ी होगी, क्योंकि साउथ पोल पास में है और साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेंगे, तो B2 हमारी बड़ी होगी B1 से। तो यार आपको कैलकुलेशन शो नहीं करनी है, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, मैं फर्स्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देना, फाइनल आंसर लिखना। भैया 2 kp/x³ की जगह 2 k की जगह हो जाएगा μ0/4π, p की जगह क्या लिखेंगे हम? QM p की जगह p डाइपोल मोमेंट है, तो इधर आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब। जहां पे x कहां से लिया है हमने? भैया जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में करते थे, इसके सेंटर से लेके पॉइंट n तक के डिस्टेंस को हम लेंगे x। क्या किसी को फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है? No sir. और इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम वही, कि जो मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भैया लेफ्ट में आएगी, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी लेफ्ट में है। तो इधर अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री एंगल पे। यस सर। उसके बाद सिमिलरली फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन कुछ नहीं करना। भाई मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करूंगा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो के पी की जगह हो जाएगा μ0/4π, पी की जगह हो गया m, और x³ एज इट इज। इस केस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल आएगी डाइपोल मूवमेंट के, मतलब एंगल हो जाएगा 180। यस सर। गुड, कंप्लीट करो, और इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर डार्क से। Done sir। डन सर। शिवानी फर्स्ट पार्ट के लिए कह रहे हो क्या कि बी पैरेलल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे आया? Yes sir। ठीक है, इधर देखो भाई, मैंने कहा ये है मेरे पास एक मैग्नेट, और इसी के कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लिया, और पॉइंट पी पे मैं क्या रखूंगा? एक टेस्ट पोल रखूंगा।
भाई जैसे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का हुआ करता था, ऐसे ही टेस्ट पोल कौन से उसका होगा, नॉर्थ पोल का हुआ करेगा। तो मुझे बताओ ये वाला नॉर्थ पोल इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? सर भाई नॉर्थ पोल, रिपल्शन। नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1 लगेगी राइट में, लेकिन साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो भैया साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगेगी हमारी लेफ्ट में, B2। अब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है? भैया B2 वाली मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है, तो B नेट हो जाएगा B2 माइनस B1। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी? भैया जो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होती है उसी की डायरेक्शन में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है लेफ्ट में। अब बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। भैया डाइपोल मूवमेंट भी तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। तो अब देखो डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या दोनों लेफ्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? यस सर। तो दोनों लेफ्ट में आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या कह दिया कि भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में आएंगे, मतलब पैरेलल आएंगे। और पैरेलल आने का मतलब है कि एंगल होगा 0 डिग्री। Yes, sir. चलो भाई, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन इज एज होमवर्क। चलो भाई, सब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए ट्राई करना। भाई ये एक मैग्नेट है और यहाँ पे, या इसको इस तरीके से कर लेते हैं चलो, कि ये एक मैग्नेट, अगेन दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, और यहाँ पे एक मैग्नेट। बस क्वेश्चन को मैं सिंपल बना देता हूँ। एनसीईआरटी बुक में वैसे तो ये डिस्टेंस दे रखा है D, लेकिन आप जान पूछ के ये डिस्टेंस ले लो ट्वाइस 2D, कि भैया ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 2D। यहाँ पे हमें दे रखा है साउथ पोल, यहाँ पे दे रखा है नॉर्थ पोल, दोनों मैग्नेट सेम है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M है, तो इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या लेना है मेरे को, M ही लेना है। इन दोनों के मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे M पे मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, इट इज द मिड पॉइंट। तो यहां लिख रहा हूं फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट M। चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करूं? Sir, clear. क्लियर है, एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो मैग्नेट्स है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो एक वर्टिकल रखी हुई है। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2D है, दोनों मैग्नेट सेम है, तो इनका डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है वो भी सेम है। इन दोनों मैग्नेट्स के मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है M, इन दोनों मैग्नेट्स के मिड पॉइंट पे मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसको नाम दे देता हूं मैग्नेट 1, उसको नाम दे देता हूं मैग्नेट 2। एक बार खुद से ट्राई करना, जितना सॉल्व हो जाए ठीक है, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, लेकिन एक बार आप यहाँ तक ट्राई कर। डन? यस सर। Yes, sir. चलो भाई, दैट्स इट भाई, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड